ये जिंदगी हसीन है इसे प्यार करो और अभी रात है तो कल सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा करो, वक्त पर एतबार करो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 8 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में आप 2018 से लगाए अब तक के सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम में सारी पीडीएफ शेयर की गई है। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे टेलीग्राम क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और सारे पीडीएफ का आनंद फ्री में लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो देखिए, 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। और देखिए, 2021 का जो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार है तो ये तंजानिया के जांजीबीर में पैदा हुए इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थियों के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैर के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कहने का मतलब है, ये अपने उपन्यास में इन्होंने जो है वर्णन किया किसके बारे में, जो आपके शरणार्थी हैं उनके बारे में, यानी कि जो रिफ्यूजी अंग्रेजी में बोलते हैं, तो रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थियों के बारे में उन्होंने अपने उपन्यास में उजागर किया। और इनके इसी काम के लिए यानी कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह को इसी काम के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया। इसको याद रखिएगा। और देखिए, मैंने साहित्य के नोबेल पुरस्कार का एक अलग वीडियो भी तैयार किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सर्च करेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार बाई विजय गुप्ता सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। देखिए, अब्दुल रज़ाक गुरनाह के बारे में बता दूं आपको, ये जो है अंग्रेजी में लिखते हैं और इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है पैराडाइज। पैराडाइज को 1994 में जो है बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। और आपको बता दूं, जो आपके अब्दुल रज़ाक गुरनाह हैं ये वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं और वहाँ के केंट विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते हैं, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं। और देखिए, कुछ समय पहले तक ये केंट विश्वविद्यालय कैडबरी में अंग्रेजी और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर थे। और आपको बता दूं, ये जो है 10 उपन्यास और कई लघु कथाएं जो प्रकाशित कर चुके हैं अब तक। ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह के बारे में ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। और देखिए, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में तो आपने जान लिया। कभी कभी पिछला पूछ लेता है कि 2020 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो देखिए, 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया गया, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती थी और इनको इनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये प्रीवियस ईयर की जानकारी थी, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो देखिए, जो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 है ये बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिया गया है। देखिए, जो आपके बेंजामिन लिस्ट हैं तो ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी के वैज्ञानिक हैं और जो आपके डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन हैं ये जो है आपके स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। ठीक है। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसी कौन सी खोज की जिसके लिए इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इन दोनों वैज्ञानिकों को एसिमेट्रिक आर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए 2021 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो फिर तो सुनिए, अभी हाल ही में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी के वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं डेविड डब्ल्यू.सी., तो इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। देखिए, आपको एक खास बात बता रहा हूँ, जो आपके डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन हैं ये पैदा तो हुए थे यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में, लेकिन अब ये जो है अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं। तो अमेरिका में ही ये जॉब कर रहे हैं, अमेरिकी निवासी लगभग हो गए हैं। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। और देखिए, कभी कभी पूछ लेता है पिछला जो नोबेल पुरस्कार है केमिस्ट्री का वो किसको दिया गया था। तो देखिए, 2020 का जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है ये फ्रांस की इमैनुअल चार्पियर और अमेरिका की जेनिफर ए डोडना को दिया गया था, दोनों को संयुक्त रूप से। और आपको बता दूं, जो आपका 2020 का ये केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार था तो ये जो है जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं। देखिए, विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे को हम 7 अक्टूबर को मनाते हैं।
देखिए जो विश्व कपास दिवस है, इस पहल की शुरुआत 2019 में हुई थी, जब उप सहारा अफ्रीका में 4 कपास उत्पादक देशों बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, जिन्हें कॉटन 4 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये कॉटन के बहुत बड़े उत्पादक हैं। तो इन चारों देशों ने 7 अक्टूबर को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को विश्व कपास दिवस समारोह का प्रस्ताव दिया था कि भैया इस दिवस को मनाया जाए ताकि हमें भी मत तो मिले, हम कॉटन को मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। और देखिए जो आपका विश्व व्यापार संगठन है, इसके बारे में बता दूं आपको, जो आपका विश्व व्यापार संगठन है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और शॉर्ट में WTO के नाम से इसको जानते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। महानिदेशक इसके हैं नगोजी ओकोंजो इविला, इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप जिसका नाम है फिश वॉलेट को लॉन्च किया। तो देखिए फिश वाले एप्लीकेशन को असम की सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। देखिए एक चीज़ है जो आपका ये ई फिश मार्केट ऐप है जिस पर मछलियों के बारे में जानकारी मिलेगी और मछलियों के बारे में ट्रेड के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये अपनी तरह का पूरे भारत में पहला फिश मार्केट ऐप है ऑनलाइन वाला। तो इसे भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन बोला जा रहा है और इस ऐप के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर बेचने में मदद मिलेगी। देखिए जो ये एप्लीकेशन है फिश वाले, तो इस ऐप को जो आपका असम राज्य है, तो असम राज्य के मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वा कल्चर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, इसको याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले को लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है असम की सरकार ने। और पांचवा प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। देखिए आपको मतलब हैरानी होगी कि आप जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि एक टाइगर रिजर्व है और भारत का पहला नेशनल पार्क है, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब होगा रामगंगा नेशनल पार्क। आपको पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो इसको अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। देखिए जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके नाम बहुत बार परिवर्तित हुए हैं, कई बार, तो उसमें से मैं आपको बस 3 ही बार बताऊंगा। देखिए जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, तो ये उस समय हेली नेशनल पार्क के नाम से जो है जाना जाता था, क्योंकि उस समय देखिए जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है उस समय एक ही हुआ करते थे आज़ादी के पहले, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से जो है यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो संयुक्त प्रांत की जो है 1936 में जो गवर्नर थे इनका नाम था मैल्कम हेली, तो इन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम, जब इसकी स्थापना हुई थी तो हेली नेशनल पार्क रखा गया था। बाद में फिर रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा गया। रामगंगा नेशनल पार्क जो है इस नेशनल पार्क का पुराना नाम है, ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, इसका वो नया नाम दिया गया है। इसका भी एक कारण है, मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अभी याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है फिर से रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, तो देखिए हेली नेशनल पार्क से ये रामगंगा नेशनल पार्क बना था। फिर बाद में रामगंगा नेशनल पार्क से जो है इसका नाम, एक शिकारी थे जो कि बाद में जानवरों के संरक्षक बन गए, इनका नाम था जिम कॉर्बेट, तो उनके नाम पर जो है इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दे दिया गया। लेकिन फिर एक बार जो है मोदी गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट का नाम हटाओ ससुरेगा, और अब इसको एक नदी है रामगंगा नदी, उसके नाम पर रामगंगा नेशनल पार्क जो कि इसका पुराना नाम है उसको वापस दिया जाए। देखिए आपको बता दूं जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा, इसका ज़्यादातर हिस्सा नैनीताल जिले में पड़ता है। और एक चीज़ और है, देखिए जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो ये याद रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। छठा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने, महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने और सूचना के स्वस्थ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए इस स्वच्छ कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, याद रखिएगा।
अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने, महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने और सूचना के स्वस्थ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है। और जो स्वच्छ कार्यक्रम है इसका मेन इनिशिएटिव क्या है, मेन मोटो क्या है? देखिए, इस पहल के तहत टोटल 32 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ पूरे आंध्र प्रदेश राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों में 7वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लगभग 10 लाख किशोरियों को हर महीने 10 सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। इसको याद रखिएगा। और देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। 7वां प्रश्न की किस भारतीय निशानेबाज ने पेरू के लीमा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में अभी हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, इनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। देखिए, जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैं तो इन्होंने फाइनल मैच में 463.4 का स्कोर किया था और इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे थे फ्रांस के लुकास क्राइस, और इसी प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर अमेरिका के गोविंद बार्निक रहे। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। अभी याद रखना है कि जो भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं, जो कि क्या है, एक शूटर हैं, इन्होंने बिहार ही में पेरू के लीमा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में वो विश्व रिकॉर्ड बनाकर 463.4 का स्कोर करके जो है क्या जीता, स्वर्ण पदक। 8वां प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस बैंक को अपने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है? तो देखिए, जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसको भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह की मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा सभी बैंकों को सरकार से संबंधित व्यवसाय में भाग लेने की अभी हाल ही में घोषणा की गई और उसके बाद अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया अब जो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक को जो है अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए जो है सरकार से मंजूरी मिल गई है अपने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से। और देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना जो है ये हुई थी कब, 2003 में। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं उदय कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। 9वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में कुल 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितनी लागत से कुल 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 7 जो है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। देखिए, टेक्सटाइल मतलब हो गया जहाँ पे कपड़े उपड़े की बात हो, कपड़े का प्रोडक्शन, कपड़े की बुनाई कढ़ाई प्रोडक्शन जो भी हो गया, ठीक है, तो टेक्सटाइल इसी को कहते हैं। देखिए, वर्तमान में जो भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं इनका नाम है पीयूष गोयल। इन्होंने बताया कि सरकार के इस कदम से 7 लाख प्रत्यक्ष और 14 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। और 10 राज्यों ने पहले इस योजना के रूप में रुचि दिखाई है कि भैया हमको इस मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क जो है मतलब ये जो स्थापित कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे राज्य में आइए और हमारे राज्य में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित कीजिए। तो शुरुआत में जो है ये 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन पार्क स्थापित करेगी कौन, भारत सरकार। कितने लागत से, 4,445 करोड़ रुपए के लागत से। बाद में इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगर ये सक्सेसफुल रहा तो। 10वां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3,000 गाँव के कुल 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए? तो देखिए, पीएम मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3,000 गाँवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किया। देखिए, जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा, अगर कोई गांव बसा है तो गांव में बहुत सारे घर होते हैं और एक चीज़ और है कि ये सारा जो ज़मीन होता है गांव का, इसको आबादी की ज़मीन मानी जाती है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे किसी भी व्यक्ति के पास उसके घर का पेपर वगैरह नहीं होगा उसके पास। तो भारत सरकार ने कहा है कि हम इन सभी लोगों को जिनके गांव में जो है मतलब घर मकान वगैरह के पेपर नहीं है ज़मीन के,
तो उनको हम जो है उनके संपत्ति का पेपर देंगे, यानी कि उनको उनकी ज़मीन का, आवासीय ज़मीन का मालिकाना हक देंगे। तो इसी से संबंधित है ये ई संपत्ति कार्ड योजना। देखिए, केंद्र का दावा है कि ये योजना जो है ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मदद करेगा और उनके उनके मतलब उनको उनके आवासीय ज़मीन का मालिकाना हक देगा। तो अभी याद रखिएगा, जो ये ई संपत्ति कार्ड मिल रहा है स्वामित्व योजना के तहत, तो इससे जो है क्या होगा, जो गांव के लोग हैं उनको उनकी आवासीय ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा। तो स्वामित्व योजना के तहत 3000 गाँव के कुल 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड मध्य प्रदेश में वितरित किया गया और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। पॉपुलेशन है 7.33 करोड़। 11वां की आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए, आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल बन गए हैं। देखिए, जो हर्षल पटेल है इन्होंने जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और साल 2020 में जो आपके बुमराह थे, देखिए इन्होंने 27 विकेट लिए थे, लेकिन 2021 का जो आईपीएल चल रहा है तो इसमें हर्षल पटेल ने क्या कर दिया है, इन्होंने जो है 29 विकेट लेकर इस 27 विकेट वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, तो हर्षल ने भी 29 विकेट कंप्लीट कर ली है। देखते हैं और ये कितना ले लेते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हर्षल पटेल हैं ये जो है आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो है टीम के हिस्सा हैं, जिसके कैप्टन विराट कोहली हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे लॉन्च किया? तो देखिए, इस बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे को लॉन्च किया है भारत पे ने। देखिए, पोस्ट पे नाम में कुछ मतलब बड़ा छिपा हुआ है अर्थ। देखिए, आपने मोबाइल में देखा होगा सिम कार्ड होते हैं, तो एक आता है पोस्ट पेड, एक आता है प्रीपेड। प्रीपेड में क्या होता है, पहले प्री मतलब पहले होता है, तो पहले आप जो है 300 का रिचार्ज कराते हैं, फिर आपको 1 महीने का जो है वैलिडिटी मिलता है और उसमें मतलब डेली 1 या 1.5 GB जो भी है 2 GB तक डाटा मिलता है। तो ये प्रीपेड प्लान होते हैं। एक होता है पोस्ट पेड प्लान। ठीक है, पहले आप पेमेंट कीजिए, सॉरी पहले आप मतलब खरीदारी कर लीजिए, बाद में आप पेमेंट कीजिएगा। आपका मंथली बिल आता है उसमें पोस्ट पेड में। तो पोस्ट पेड में क्या होता है, आप 1 महीने सिम यूज़ करते हैं, महीने के लास्ट में फिर आपका 399 का बिल आता है, इसको आपको भरना होता है। तो यही चीज़ है बाई नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे, यानी कि पहले आप खरीदारी कर लीजिए, फिर भारत पे से जो है आप बाद में पेमेंट कर दीजिएगा। तो भारत पे ने बाई नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे को लॉन्च किया है। देखिए, जो पोस्ट पे प्लेटफॉर्म है इसका उपयोग करने वाले जो ग्राहक होंगे ये गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त क्रेडिट सीमा का लाभ उठा सकते हैं। भारत पे की बात करें तो इसके सीईओ कौन हैं? असनीर ग्रोवर, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2018 में इसको स्थापित किया गया था भारत पे को। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के रायगढ़ जिले के अलीबाग में उत्पादित होने वाला प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक तय किया गया है, बताइए। अगला है कि मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब किसने जीता, बताइए। देखिए, बाकी लोग लग रहा है दशहरे की छुट्टी पे चले गए हैं, बहुत कम लोग ऑनलाइन होते हैं। खैर कोई बात नहीं, दशहरा दिवाली में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो आप जो है स्टडी करना मत छोड़िए, चाहे दशहरा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, क्योंकि देखिए अगर एक एक दिन का लोड ऐसे बढ़ते रहेगा, मतलब डेली कम से कम 8 से मतलब 10 से 12 क्वेश्चन मैं देता हूँ, कभी कभी 14-15 भी हो जाते हैं। जितनी घटनाएं होती हैं सारा मैं कवर करके वीडियो में डालता हूँ ताकि आपका डेली का अपडेट जो है वो कंप्लीट रहे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही एक एक दिन क्लास बंक करेंगे तो फिर आपको बाद में आपका लोड बढ़ जाएगा। पता चलेगा 10 दिन आपने क्लास बंक किया तो फिर आपका 150 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो डेली क्लास लिया कीजिए, चाहे दशहरा हो चाहे दिवाली, जब तक नौकरी ना मिल जाए। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस जिले के मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन साम्राज्य को निर्यात की गई, बताइए। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के दौरान राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए। पांचवा है कि जीदान पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही होंगे। देख लीजिए, का पहला प्रश्न था कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और दूसरा था कि गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाता है, तो इसको भी हम 5 अक्टूबर को ही मनाते हैं। तीसरा था कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो ये
3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, सिकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को। चौथा है कि फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और पांचवा था कि अबी अहमद ने हाल ही में किस देश में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तो अबी अहमद जो है इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।